गई, उसके गोली लग गई। उसके बाद खबर आई उनको गोली मार दी। बात है 14 नवंबर की, जब एडवोकेट जैन को रात के वक्त एक ख्वाब आता है जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि संभल मस्जिद के नीचे एक मंदिर है जहां विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कि कल के अवतार अवतरित होने वाला है। इस जगह पे मस्जिद है, अब इसे इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा और वहां मंदिर बनाना पड़ेगा ताकि कल के अवतार जब अवतरित हो तो उनके लिए एक मंदिर बना हुआ। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कल्कि महाराज का जन्म होने वाला है और यहाँ कल्कि जी के लिए कुछ करना चाहिए। सपने में अनुभूति हुई, सपने में जी, जिसको लेके वो सुबह उठते हैं, अपना एक पिटीशन फाइल करते हैं और एक निचली अदालत में पिटीशन फाइल करते हैं, जिसके बाद अदालत भी एकदम सक्रियता से इसमें संज्ञान लेती है जैसे कि कल के अवतार कुछ ही दिनों में अवतरित होने वाले हैं। और जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि यूपी की है, जहां सबसे ज़्यादा एक रिपोर्ट में सामने आया है कि सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस पूरे देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर रहते हैं, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट की निचली अदालत संभल की कोर्ट फौरन पिटीशन फाइल होने के कुछ ही घंटों के अंदर फैसला देती है कि इस मस्जिद का सर्वे हो बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, जिसके बाद एक सर्वे टीम निकाली जाती है। इस सर्वे टीम के साथ कुछ संगठन के लोग जय श्री राम के नारे मारते हुए निकलते हैं, जिसके बाद इसके वीडियो और क्लिप्स वायरल हो जाते हैं। सर्वे होता है, उसी दिन होता है और सर्वे बहुत अच्छी तरीके से होता है, बिल्कुल पीसफुली, जिसके बाद अगले दिन वहाँ जुम्मे की नमाज भी होती है और पीसफुली लोग वहाँ की नमाज पढ़ के निकलते भी है, कोई वारदात नहीं होती। फिर अचानक 24 नवंबर को सर्वे टीम को याद आता है कि हमें तो एक और सर्वे करना चाहिए और बिना पुलिस प्रशासन खुद इसके अंदर बनती है और बिना लोगों को कंडेंस लिए हुए या बिना लोगों को बताए हुए वहाँ भीड़ पहुँच जाती है, जिसमें अलग दूसरे संगठन के लोग भी होते हैं, पिटिशनर भी होते हैं और सर्वे टीम भी होती है और सब मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं। सर्वे शुरू होता है, फिर अचानक लोग देखते हैं कि मस्जिद के अंदर से पानी निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अंदर सर्वे टीम ने मस्जिद के पानी का हॉर्स खाली करा है। पानी देख के लोगों को अंदर ये सिर्फ पहुंच जाती है कि शायद इस मस्जिद को अंदर खुदाई की जा रही है और मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये अफवाह होते से ही लोग वहां जमा हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, जिसके बाद फायरिंग होती है और 5 लोगों की मौत हो जाती है। वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें खुले तौर पे पुलिस बंदूक चलाती हुई और गोलियां चलाती हुई नजर आती है। इस सब वारदात में किसकी गलती है किसकी नहीं, सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि इतने बड़े मस्जिद के सर्वे के लिए अगर संगठन जा रही है तो उसके लिए प्रशासन ने क्या रिक्वायरमेंट की थी कि उन्होंने वहाँ के लोगों को प्रॉपरली इन्फॉर्म किया था, वहाँ सुरक्षा बल बराबर तैनात था, तो इससे पता चलेगा कि पुलिस की सक्रियता सही नहीं थी। इसके अलावा मस्जिद कमेटी के जो जामा मस्जिद के जो कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक पत्रकार परिषद लेते हैं मामले के बाद और वो दावा करते हैं कि ये सारे नौजवान पुलिस फायरिंग से ही मारे गए हैं, क्योंकि पुलिस के पास देसी कट्टे भी मौजूद थे। उसके बाद वो पुलिस की सक्रियता पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये प्री प्लान्ड है, जिसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। नहीं छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। जैसे सर पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई।
मामले को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी इस मामले पे ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हर मस्जिद के अंदर आप भगवान नहीं तलाश कर सकते, और सीधा सीधा यूपी सरकार पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये दंगे उन्होंने कराए हैं। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव भी मामले में बढ़ते हैं और लोगों, पुलिस प्रशासन और सरकार इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दंगे जानबूझ के कराए गए, और दंगे को कराने की वजह ये भी है कि जो पोल इलेक्शन हुआ था, बाईपोल इलेक्शन, उसमें जो बड़ी धांधली की गई थी, उसे छुपाने के लिए ये दंगे कराए गए हैं। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना। अब ये हो गई मोटी मोटी बात। अब हम देखेंगे कि इस यूपी पुलिस की सक्रियता पे आखिरकार सवाल क्यों बनाया जा रहा है। आमतौर पर सारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि लोग वहाँ जमा हुए, पुलिस पे पथराव किया, बदले में पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई, जिसके अंदर पुलिस वाले भी घायल हुए और लोग भी घायल हुए। ये बात जितनी सिंपल नजर आ रही है उतनी सिंपल है नहीं। इसके लिए हमें पहले से यूपी पुलिस की हिस्ट्री देखनी पड़ी। 2024 के बाईपोल इलेक्शन में कई सारी जगहों के ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसके अंदर साफ तौर पर पुलिस वाले नजर आते हैं कि वो इलेक्शन के लिए वोट देने जो जा रहे थे मुस्लिम लोग, उन्हें रोका गया, दलित समाज के लोगों को रोका गया, बल्कि एक पुलिस बल ने तो उन्हें धमकी भी दी कि घर पे चले जाओ वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके अलावा कई इलाकों में पुलिस वालों ने वोटर्स को अपने घरों पे भेजा, जबरदस्ती उन्हें वोट नहीं देने दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी कई सारे पुलिस कर्मियों को फायर किया, यानी कि सस्पेंड किया। इससे ये पता चलता है कि यूपी पुलिस की सक्रियता कुछ अच्छी नहीं है, छवि अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सबसे पहली चीज तो यह है कि मस्जिद का सर्वे ऐसी कोई भी निचली अदालत करा सकती है। भारत कानून में 1991 का एक प्रोविजन है जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल जो कि 1947 के बाद कायम है, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर वहाँ उससे पहले मंदिर हो या ना हो ये तो सेकंड टॉपिक है, लेकिन अगर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1947 के बाद वो स्ट्रक्चर उस जगह पे है तो वो वहीं रहेगा और उसे वही माना जाएगा। कोई भी कोर्ट, कोई भी जज उसके खिलाफ जस्टिस नहीं दे सकता। तो सबसे पहले तो निचली अदालत का फैसला ही गलत था कि इस मस्जिद का सर्वे कराया जाए। ये पूरा का पूरा 1991 के उस एक्ट को निगलेक्ट करके फैसला दिया गया। इसके बाद हम बात करें उस हिंदू संगठनों की जिसने पिटीशन फाइल की, तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 12वीं मस्जिद के फैसले के बाद कहा था कि अब हमें हर मस्जिद के अंदर मंदिर तलाश करने की जरूरत नहीं, हमारा काम अयोध्या का था, राम जी का था, हमने खत्म कर लिया। अब आपको हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना बंद करना पड़ेगा। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? उसके बावजूद उनके लोग क्या उनकी सुन नहीं रहे हैं या फिर ये सिर्फ बयान उन्होंने दिखावे के लिए दिया था? क्योंकि उसके बाद कई जगहों पे पिटीशन फाइल हो रही है और अभी भी संभल में पिटीशन फाइल
अब बात करें लोगों की कि लोगों ने इसे क्या करना चाहिए। ये खुले तौर पर देश की शांति को भंग करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप किसी भी मस्जिद पे एक केस डाल दो, कोर्ट उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, उसे फटफट सर्वे करा रहा है, जिसके बाद फिर आप अगर प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं भाई हमारी मस्जिद या हमारा घर धर्म स्थल तुम कैसे तोड़ सकते हो, तो आप पे गोली मार के कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत फौरन तौर पे कोई फैसला नहीं करेंगी। कोई भी अपोजिशन लीडर एकदम खुल के आपके समर्थन में नहीं आएंगे, लेकिन बच के स्टेटमेंट देंगे। जैसे कि हम अखिलेश यादव की अगर स्टेटमेंट की बात करें, वो मस्जिद के सर्वे के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, बल्कि सिर्फ प्रोटेस्टर पे जो हिंसा हुई उसके ऊपर बात कर रहे, यानी कि उनके हिसाब से सर्वे करना सही है। जबकि अव्वल बात तो ये है कि सर्वे ही क्यों किया जा रहा है? क्या आप हर मस्जिदों को ठोकना और खोलना शुरू कर देंगे? ऐसे से देश के अंदर कितनी चीज़ें फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, समाज एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देगा। संभल के घटना हुई नहीं थी कि लोगों ने और ब्रिटिशर्स ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाल दी, जिसके अंदर अजमेर शरीफ की दरगाह को भी उन्होंने कहा कि इसके अंदर पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था। ये अब चीज़ें कहाँ रुकेंगी? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र के ऊपर एक नियम बनाए और उसे एक साझे में डाला, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए कि वो इस मामले में दखल दे और ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए 1991 का प्रोविज़न है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करे, ताकि कोई भी निचली अदालत इसमें किसी प्रकार का इस प्रकार का फैसला ना दे सके। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जब तक ये केस नहीं होता है मस्जिद के सर्वे को रोक दिया है, वहाँ पे अभी स्टेबल कंडीशन है। अब आप अगर एक खुले दिमाग से इस सब चीज़ों को देखें तो आपको नजर आएगा यूपी स्टेट एक ऐसा स्टेट बनते जा रहा है जहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार दिन पर दिन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वोट देने निकल रहे हैं तो आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते, आपको लाठी मार के या बंदूक की धमकियां देके आपको घर पे भेज दिया जाएगा, आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। आप अगर कहीं प्रोटेस्ट करते हैं अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर के लिए, उसे बचाने के लिए, तो आप पे फायरिंग कर दी जाएंगी, आपको पथराव का इल्ज़ाम दे दिया जाएगा। आप अगर प्रोटेस्ट करने खड़े हुए अच्छे से पीसफुली और अगर पुलिस ने आप पे लाठीचार्ज की, गुस्से में कुछ भीड़ ने अगर पथराव किया, तो आप पे फायरिंग चली जाएंगी और फिर आपको ही दोष देके आपके ऊपर केसेस डाल दी जाएंगे ताकि आप जिंदगी भर केसेस में जड़ते रहें। इसके अलावा अगर आपकी इनकेस इस वारदातों में डेथ हो जाए तो सरकार द्वारा आपको 1 रुपये का भी कंडोलेंस नहीं दिया जाएगा, बल्कि कंडोलेंस तो छोड़िए, अगर अपोजिशन लीडर आपसे मिलना चाह रहे हैं या आपके साथ आपका गम बांटने आना चाह रहे हैं तो उनको आने भी नहीं दिया जाएगा। ये इस प्रकार से हो रहा है जैसे कि खुद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उससे भी बद से बदतर हालात यूपी के अंदर नज़र आ रहे हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है इस हिंदुस्तान में। वो हिंदुस्तान जो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे मौजूद लोग आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल के रहते हैं, फिर भी जानबूझ के प्लानिंग के साथ कुछ संगठनों के साथ मिलके खुद पुलिस प्रशासन उसे सपोर्ट करके ऐसी वारदातें करा रहे हैं जिससे देश में अराजकता फैले और देश का एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो। आपको चाहिए कि आप हर चीज़ जहन से खुले तौर पर और नफ़रत को अपने ज़िलों से हटा के सोचिए, क्योंकि नफ़रत हम सबको कहीं नहीं लेके जाएगी बल्कि देश का नुकसान करेगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।